तीन मूवीज मिशन इम्पॉसिबल, फाइनल रेकनिंग, फाइनल डेस्टिनेशन, ब्लड लाइन एंड रेड 2, ये तीनों मूवीज जो है वो मैंने एक ही दिन देखी। क्योंकि उस दिन टिकट के प्राइस जो है वो काफी सस्ते थे, एक ही प्राइस में पूरे दिन के टिकट्स मिल रहे थे। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, एक ही दिन में तीनों मूवीज को देखकर उसे निपटा दूंगा एंड एक साथ तीनों मूवीज का रिव्यू बनाकर उसे एक ही वीडियो के अंदर डाल दूंगा। एंड सो हियर आई एम। पहली मूवी जो मैंने देखी उसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग, जो कि मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 8वीं फिल्म है, जिसे टॉम क्रूज की फाइनल फिल्म कह के इस मूवी को प्रमोट किया जा रहा है। अब क्या ये वाकई में टॉम क्रूज की फाइनल फिल्म है या नहीं, ये लोग ही जानते हैं, क्योंकि मूवी के अंदर ना इस चीज को उन्होंने एड्रेस नहीं किया है। जब इस सीरीज की अगली मूवी आएगी तभी हमको पता चलेगा कि जो टॉम क्रूज है एज ईथन हंट आने वाले हैं या नहीं, लेकिन अगली मूवी भी कब आएगी इस सीरीज की वो भी पता नहीं। बात करें मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में ना, तो ओवरऑल जो मूवी है ना वो ठीक ठाक हो सकती है, कहानी उसकी ओकेश एवरेज हो सकती है, लेकिन एक चीज आप मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो है इन मूवीज का एक्शन, जो इन मूवीज का हॉलमार्क है, ट्रेडमार्क है, जिसकी वजह से टॉम क्रूज इस सीरीज के लिए फेमस है, इस सीरीज के लिए जाने जाते हैं, जो कि है इन सीरीज के एक्शन को पुश करना। हर बार जब आप मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की मूवी देखने जाते हो तो ये गारंटीड होता है कि जो एक्शन सीक्वेंस है वो कमाल का होने वाला है, कमाल का एक्सपीरियंस आपका होने वाला है एक्शन को देखने में, एक्सपीरियंस करने में। एंड हर बार वो लोग बेहतरीन एक्शन डिलीवर करते हैं जो आपने पहले कभी देखा ना हो। आपके दिमाग में ये थॉट होता है कि यार इसके आगे ये लोग और क्या ही पुश करेंगे, इसके आगे एक्शन को और कैसे लेकर जाएंगे उनकी अगली मूवीज में। लेकिन टू आवर सरप्राइज टॉम क्रूज जो है वो हर बार एक्शन को पुश करते रहते हैं एंड ऐसे ऐसे डायरेक्शन में लेकर जाते हैं जिस डायरेक्शन में आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एंड हर बार आप उतना ही एंगेज होते हो, उतना ही सरप्राइज होते हो, शॉक्ड होते हो, आपका जॉ जो है वो ड्रॉप हो जाता है। एक जो है वो प्लेन वाला सीक्वेंस है जो एक के पीछे एक दूसरे को चेज कर रहे होते हैं, एक प्लेन में टॉम क्रूज होता है, वो काफी कमाल का सीक्वेंस है। दूसरा सीक्वेंस जो मुझे काफी कमाल का एंड इस मूवी की हाईलाइट लगा वो है अंडर वाटर वाला सीक्वेंस, जहां पर टॉम क्रूज जो है वो तैर कर जा रहे होते हैं एक सबमरीन के अंदर, जहां से उनको एक चीज लेकर आनी होती है। वो कुछ 15-20 मिनट वाला सीक्वेंस है जिसके अंदर मुश्किल से टॉम क्रूज का जो कैरेक्टर है वो एक डायलॉग या फिर एक शब्द बोलते हैं, उसके अलावा 15-20 मिनट कोई आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी आप एंगेज्ड होते हो, एनग्रॉस्ड होते हो, आपकी हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे होती है, आप एंजाइटी फील करते हो, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हो, मतलब जितनी भी फीलिंग्स होती है वो सारी फील करते हो इमोशनल लेवल पे कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या टॉम क्रूज जो है वो अंडर वाटर से बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। मतलब काफी बेहतरीन सीक्वेंस था वो अंडर वाटर वाला। आपको पता है कि ईथन हंट जो है वो बचने वाला है, बाहर निकलने वाला है, येट आप इतने कैप्टिवेटेड होते हो उस अंडर वाटर सीक्वेंस में कि वो जो टेंस वाला माहौल है वो आपके अंदर से वो इमोशन बाहर निकलता है कि भाई क्या होगा। मूवी के अंदर एक जो चेस सीक्वेंस देखने मिलता है ना वो भी देखने में काफी मजा आता है, काफी थ्रिलिंग लगता है, जहां पर एक तरफ ईथन हंट की टीम होती है जो किसी चीज को पाने के लिए लगी होती है, वही दूसरी तरफ ईथन हंट होता है जो किसी चीज को पाने के लिए निकलता है एंड उसके पीछे लोग लगे होते हैं। एंड फिर कट टू एक तरफ हमें ईथन हंट दिखाया जाता है, कट टू उसकी टीम दिखाई जाती है एंड साइमल्टेनियसली दोनों साइड की एक जो चीज हमें देखने मिलती है उससे एक टेंशन बिल्ड होता है, थ्रिल बिल्ड होता है, उससे एक जो एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग हमें आती है, एक जो एड्रेनलिन रश फील होता है ना वो देखकर भी काफी मजा आता है। यही तो पॉजिटिव पॉइंट्स है इस मूवी के। इसके अलावा इस मूवी की एक जो कहानी है, स्क्रीन प्ले है, इसके अंदर कई सारे प्लॉट होल्स है, लूप होल्स है, प्लॉट आर्मर है। मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है एंड इसकी वजह से आपके दिमाग में ये सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये क्या हुआ, कब हुआ। गैब्रियल जिसे पिछले मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था कि वो ईथन हंट के पास्ट से जुड़ा हुआ है, उसके पास्ट से कनेक्टेड है, इनफैक्ट ही इज द रीजन जिसके कारण ईथन हंट को अपने आप को जेल में जाने से बचाने के लिए उसे IMF ज्वाइन करना पड़ा, उसे एक एजेंट बनना पड़ा। अगर वो उसके जिंदगी में नहीं होता तो शायद वो एक एजेंट नहीं होता, वो कुछ और होता। एंड मुझे लगा इस मूवी के अंदर उसी चीज को एक्सप्लोर किया जाएगा, जो गैब्रियल है, ईथन हंट है, इन दोनों की जो दुश्मनी है, राइवलरी है, एक दूसरे के प्रति हेट जो है
उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, उनके बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाएगा। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन इमोशन से भरा हुआ एक एक्शन देखने मिलेगा। एक्शन देखने मिलता तो है जो कि प्लेन के अंदर होता है, जो कि काफी बढ़िया होता है। लेकिन ईथन हंट भाई साहब जो है अपना प्लेन लेकर उसके प्लेन तक पहुंचते हैं, उसको एक झापड़ मार के सुला देते हैं एंड प्लेन उल्टा करके उसको ऊपर से नीचे गिरा देते हैं एंड बस उसकी कहानी वहां पर खत्म। दी एंड। वो कौन था, क्या था, उसका एक जो पिछले पार्ट से बिल्डअप किया गया है वो गायब। दूसरा, इस मूवी के अंदर एक जो अंडर वाटर वाला सीक्वेंस है, नो डाउट काफी बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, काफी रियलिस्टिक तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है, शूट किया है। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ फ्लॉज है। जैसे कि ईथन हंट का जो कैरेक्टर है, जब वो सबमरीन के अंदर जा रहा होता है, उसको अंदर पहुंचना होता है, तो अच्छा खासा उसको टाइम लगता है, कुछ 10-15 मिनट। एंड वही जब वो उस सबमरीन से बाहर निकलता है एंड उसको सरफेस तक आना होता है, तो वो 5 मिनट में सरफेस तक पहुंच जाता है, जो कि इलॉजिकल लगता है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जब भी ईथन हंट एंड उनकी जो टीम है किसी भी सिचुएशन में फंस जाती है, जो कि डू और डाई वाला सिचुएशन है, जहां से निकल पाना उनके लिए मुश्किल है, चाहे वो एंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर कोई छुपा हुआ दुश्मन है, कोई ट्रेटर है जो उनको धोखा देता है, या फिर कोई एक असैसिन है, एजेंट है जो उनकी जान लेना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में कोई एक कैरेक्टर आता है, उनकी मदद करता है, या फिर एंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो जो ईथन हंट का ग्रुप होता है उनके पास ऐसा कोई एक डिवाइस होता है या फिर ऐसा कोई एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से वो एंटिटी को हराने में आगे बढ़ते रहते हैं और एंटिटी को हराते रहते हैं, जिससे रिलेटेड कोई भी रेफरेंस जो है वो पहले दिया नहीं जाता है मूवी में, एकदम से उस सीन के अंदर हमको दिखाया जाता है। एंड ऐसे टाइम पे आपके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि भाई ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये कब इन्होंने किया, ये कौन है। ओवरऑल मूवी को लेकर मैं कहूंगा कि मूवी के अंदर बढ़िया एक्शन है, कुछ कमाल के लाजवाब एंगेजिंग टेंशन बिल्डिंग चेस सीक्वेंस आपको देखने मिलते हैं, जिसके कारण मूवी के कुछ फ्लॉज जो है ना आप भूल जाते हो, इग्नोर कर देते हो, आपके ध्यान में नहीं रहता है, जिसके कारण आप थ्रू आउट मूवी में कैप्टिवेटेड रहते हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, मूवी की जो कहानी है, स्क्रीन प्ले है, उसमें कई सारे फ्लॉज है। दूसरी, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन। अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज को फॉलो करते हो तो हर मूवी की एक कॉमन कहानी होती है, एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि कोई भी हो सकता है, एक लड़का या लड़की, उसको एक विजन, एक प्रेमोनिशन आता है कि वो जिस जगह पर जा रहा है या जा रही है उस जगह पर एक इंसिडेंट होगा, हादसा होगा, जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग मौजूद है वो सब लोग मर जाएंगे, इंक्लूडिंग मेन कैरेक्टर के जो दोस्त है, उसका जो लव इंटरेस्ट है और एंड में वो खुद। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इस विजन को, प्रेमोनिशन को हकीकत में बदलने से पहले रोक लेते हैं। वो या तो उस जगह पर जाते नहीं हैं, और अगर जाते हैं तो वो उस हादसे से पहले वापस लौट कर आते हैं एंड बाकियों को भी वार्न करते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसे सुनकर कुछ लोग वापस लौट कर आ जाते हैं। एंड उस हादसे के बाद वो लोग जब बच जाते हैं तो अपने आप को लकी मानते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन लिटिल डिड दे नो कि वो लोग बचे नहीं हैं, अब मौत जो है उनके पीछे झक मार के लग चुकी है और एक एक करके उनकी लेने वाली है। इस मूवी की भी सिमिलर कहानी है, लेकिन इस मूवी के अंदर एक और ट्विस्ट है। जनरली फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है या होती है वो हमेशा अपने साथ साथ कुछ 10-12 लोगों को बचा लेती है या बचा लेता है, लेकिन इस मूवी के अंदर हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो सभी के सभी लोगों को बचा लेती है, जो कि कुछ 50-100 या फिर उससे ही ज्यादा लोग होते हैं। एंड मौत को उनकी एक एक करके लेने में टाइम लग रहा होता है, तब तक मौत के काउंटडाउन में जो बचे हुए लोग होते हैं उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, और अब मौत जो है वो इनके ब्लड लाइन को खत्म कर रही होती है। एंड अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके ब्लड लाइन की बारी होती है, इसलिए टाइटल ऑफ द मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन। जनरली फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज की जो कहानियां है वो किलिंग्स के ऊपर फोकस करती है। हमारे जो मेन किरदार होते हैं वो इन किलिंग को रोकने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, जो डेथ का एक जो प्लान है, ट्रैप है, डिजाइन है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं।
उसको क्रैक करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं एंड इसी दौरान जो मेन किरदार है वो अपने इमोशन से भी डील कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें इस मूवी के अंदर भी है एंड उसके ऊपर कहानी का एक और लेयर है जहां पर मेन किरदार जो है, जिसको विजन आते हैं, प्रेमोनिशन आते हैं, जो हमेशा केयरफुल रहता है, सावधान रहता है, उसकी वजह से उसकी फैमिली जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, ट्रॉमेटाइज हो जाती है, डिसफंक्शनल हो जाती है, उनका जो रिलेशनशिप है अपने ही बच्चों से वो कैसे स्ट्रेन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये सारी चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। उसके अलावा एक किरदार जो मरते मरते बच जाता है, वो कैसे बच जाता है, उसका एक हिलेरियस फनी सब प्लॉट जो है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है एंड ऐसे कई सारे फनी, हिलेरियस, कॉमिकल मोमेंट्स आपको इस मूवी के अंदर देखने मिलते हैं जो इस मूवी को एक कैप्टिवेटिंग, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। लेकिन एक चीज हर मूवी के अंदर कंसिस्टेंट है जो इस मूवी के अंदर भी है, जो कि है बुरी परफॉर्मेंस। हर किसी ने इस मूवी के अंदर टट्टी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि हम लोग इन मूवीज को उनके परफॉर्मेंस, स्टोरी, स्क्रीन प्ले के लिए थोड़ी देखने जाते हैं। ये मूवीज जो है फेमस है, जानी जाती है, हम लोग जिसके लिए जाते हैं वो है इस मूवी के अंदर एक से बढ़कर एक जो किलिंग्स होती है उसके लिए एंड उस डिपार्टमेंट में ये मूवी जो है भाई साहब डिलीवर करती है। मतलब ऐसे ऐसे इन्वेंटिव, ब्रूटल, गोरी, ग्रूसम, गोर से भरा हुआ खून खराबा हमें इस मूवी के अंदर देखने मिलता है जो कि रियलिटी के अंदर सेट होता है, जिसे आप एक मिनट के लिए सोचोगे तो लगेगा कि हाँ यार, रियल में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मौत का नंगा नाच हमें इस मूवी के अंदर देखने मिलता है, जिसे देखकर भाई साहब मजे ही आ जाते हैं। तो ओवरऑल मूवी के बारे में कहूं ना तो शानदार किलिंग्स, सम फनी एंटरटेनिंग मोमेंट्स एंड अ डिसेंट स्टोरी। फाइनल डेस्टिनेशन 1 एंड 2 के बाद ना ये मुझे बढ़िया फिल्म लगी। तीसरी एंड फाइनल मूवी जो मैंने देखी ना उसका नाम है रेड 2। रेड मूवी के जैसे ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, कहानी, स्क्रीन प्ले को फॉलो करती है, एक्सेप्ट इस मूवी का जो मेन विलन है वो अलग है एंड जो अमय पटनायक की वाइफ है वो बदल दी गई है। अब ऐसा क्यों किया है ये तो मेकर्स ही जानते हैं। अगर आपको रेड मूवी पसंद आई थी ना तो रेड 2 भी डेफिनेटली जरूर पसंद आएगी। रेड मूवी से रेड 2 को कंपेयर करें ना तो इस मूवी के अंदर भर भर के ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले हैं जो कि एक फ्रेशनेस ऐड करते हैं इस मूवी के कहानी में। मूवी का एक जो ट्विस्ट एंड टर्न है उसका एक जो सेटअप एंड पे ऑफ आपको देखने मिलता है ना वो काफी वेल एग्जीक्यूट किया है इन्होंने इस मूवी के अंदर और अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। जैसे मूवी के शुरुआत में अमय पटनायक का एक जो अनसक्सेसफुल रेड होता है वो क्यों होता है, वो आगे जाकर कहानी में उसका जो एक रीजन पता चलता है, पे ऑफ मिलता है। फिर आगे जाकर अमय पटनायक जो है दादा भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर अगले दिन जब रेड मारते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है, उसका एक जो रीजन होता है, पे ऑफ होता है, वो आपको पता चलता है। एंड ऐसे कई सारे सेटअप एंड पे ऑफ जो है थ्रू आउट आपको मूवी में देखने मिलते हैं जो आपको क्यूरियस रखते हैं, मूवी के अंदर हुक्ड रखते हैं, एंगेज रखते हैं। बेसिकली मूवी के फर्स्ट हाफ में दादा भाई जो है वो अमय पटनायक को अपने जाल में फंसाते हैं एंड मूवी के सेकंड हाफ में अमय पटनायक जो है वो अपने फेलो इनकम टैक्स ऑफिसर्स दोस्तों के साथ मिलकर जो दादा भाई है उनको अपने चक्रव्यूह में फंसाते हैं एंड साथ ही में सौरभ शुक्ला, अमित सियाल, इनकी बीच बीच में फनी, हिलेरियस कॉमेडी आपको देखने मिलती है जो इस पूरे मूवी को और एंटरटेनिंग बनाती है। इसके अलावा रितेश देशमुख ने काफी बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है इस मूवी के अंदर एक नेगेटिव विलनस कैरेक्टर की। अजय देवगन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कुछ कुछ सीन्स में उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना वो काफी बुरी है, मतलब समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। मूवी के जो गाने हैं वो भी बढ़िया है, चाहे वो अजय देवगन, वानी कपूर का रोमांटिक सॉन्ग हो या फिर तमन्ना भाटिया का एक आइटम नंबर हो, सारे के सारे गाने जो है वो बढ़िया है। लेकिन मुझे लगा कि एज सच मूवी के अंदर गानों की कोई जरूरत नहीं थी, अगर गाने मूवी के अंदर नहीं होते तो भी चल जाता, इनफैक्ट मूवी जो है वो और इंपैक्टफुल होती। तो ओवरऑल कहूँ ना तो रेड 2 को लेकर ना एज सच मेरी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन टू माय सरप्राइज इट वाज अ गुड मूवी। तो बढ़िया मूवी है, जाकर इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। ऑल इन ऑल इन तीनों मूवीज को देखने का जो एक्सपीरियंस है ना वो शानदार था, लाजवाब था, बेहतरीन था
एंड इन तीनों मूवीज को देखने के बाद द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड वॉज इट वॉज सेम येट दे वेर सो डिफरेंट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्रीवियस मूवीज। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.